नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन लिया है और इन सभी प्रश्नों को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है कि छत्तीसगढ़ में आए यूरोपीय यात्रियों का सही कालक्रम बताइए। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ यूरोपीय यात्री आए थे, तो उनके आने का क्रम क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं, 3 यात्रियों का नाम दिया हुआ है नीचे। पहला दिया है फॉरेस्टर। तो देखो फॉरेस्टर है ये महिपत राव दिनकर जब सूबेदार हुआ करते थे उस समय हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे महिपत राव दिनकर। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चला था मराठा काल में। शुरुआत में तो जो बिंबाजी भोसले थे उन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया, लेकिन उसके बाद जो ब्योंकोजी भोसले थे उनको जब छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपी गई तो वो जो है नागपुर में ही रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ को ठेके पर देना शुरू किया और यहाँ पर जो है सूबेदार नियुक्त करने शुरू किए गए। क्या होता था, नीलाम किया जाता था छत्तीसगढ़ को। जो सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्र करके देने की बात करता उसको छत्तीसगढ़ की ठेकेदारी या सूबेदारी दी जाती थी। तो महिपत राव दिनकर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त होने वाले पहले सूबेदार थे, तो इन्हीं के समय में ये जो फॉरेस्टर है ये हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया हुआ था। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है ब्लंट, कैप्टन ब्लंट। तो इसका जो समय है, एक सूबेदार हुए विट्ठल राव दिनकर, उसके समय में ये आए थे विट्ठल राव दिनकर। तो इसके समय में कैप्टन ब्लंट का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है लगभग 1795। इनका स्पेशल डेट भी पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है। तो 1795 में इसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की और 1795 में ही कैप्टन ब्लंट ने बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी हैं उन्होंने ब्लंट को बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका और एक विद्रोह हुआ था भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जिसको जाना जाता है। भोपालपट्टनम संघर्ष वो इसी 1795 में हुआ था, क्योंकि जो कैप्टन ब्लंट है वो एक बाहरी व्यक्ति था और जो आदिवासी हैं बस्तर क्षेत्र के वो बाहरी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में दखल देना पसंद नहीं करते हैं। तो कैप्टन ब्लंट को आप लोग इस चीज़ से भी ध्यान रखेंगे, भोपालपट्टनम संघर्ष से भी, और विट्ठल राव दिनकर के टाइम पर इनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो सबसे पहला तो महिपत राव था, उसके बाद विट्ठल राव आया, तो आपका 1 2 ऐसे होगा। इसके बाद जो तीसरा नाम दिया है कोलब्रुक, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसी में तो 2 अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो ये दिया हुआ है कि जो कोलब्रुक है वो केशव गोविंद के समय, केशव गोविंद जब हमारे छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे तो इसके समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी दिया हुआ होता है कि जो कोलब्रुक है वो जो बिंबाजी भोसले थे उसके शासनकाल के अंतिम समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। कौन? कोलब्रुक। और कोलब्रुक ने ना बिंबाजी के मृत्यु का भी वर्णन किया है। कोलब्रुक लिखता है कि जो बिंबाजी भोसले है उसकी मृत्यु हुई, मतलब कि छत्तीसगढ़ जो रतनपुर है वहाँ के राजा की मृत्यु हुई, तो वहाँ की जो प्रजा है वो काफ़ी दुखी हुई, क्योंकि जो राजा है वो जनता का काफी ध्यान रखता था। तो ऐसा कोलब्रुक ने लिखा है। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि जो कोलब्रुक है उसका संबंध बिंबाजी के शासन के अंतिम समय से जुड़ा गया है। और शायद किसी पेपर में ना CGPSC ने आंसर भी लिया है, तो आप लोग इसको देखिएगा। अगर हम बिंबाजी को कोलब्रुक मानते, मतलब कि बिंबाजी के समय में कोलब्रुक का आगमन माने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3, मतलब कोलब्रुक, उसके बाद फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के टाइम पर, और उसके बाद ब्लंट। तो 3 1 2 ये आपका आंसर होगा। अगर हम लोग कोलब्रुक को केशव गोविंद जो मराठा सूबेदार थे इनके समय में छत्तीसगढ़ आना स्वीकार करते हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फॉरेस्टर जो कि पहला सूबेदार था वो पहले, फिर दूसरे नंबर पर ब्लंट और तीसरे नंबर पर केशव गोविंद। तो 1 2 3 ये आपका आंसर होगा। अगर बिंबाजी माने तो 3 1 2। तो आप लोग देखिएगा इस चीज़ को और कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करिएगा।
ये हो सकता है कि जो कोलब्रुक है वो बिंबाजी भोसले के टाइम पर आया होगा उसके अंतिम समय में, और केशव गोविंद के समय भी आया होगा। भाई दोबारा आ तो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी मैं इस चीज़ को ना एक बार और कंफर्म करके अगले किसी वीडियो में आप लोगों को अपडेट दूंगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश, महेंद्र सेन एवं महाकांतर नरेश व्याघ्रराज को परास्त किया था। यहां पर व्याघ्र मैंने गलत लिखा है, माफी चाहूंगा, ये जो है ना व्यग्र हो गया है, ये ऐसा होना था व्याघ्र, व्याघ्रराज, व्याघ्रराज, ऐसे, माफी चाहूंगा। तो प्रश्न कर रहा है कि समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश, महेंद्र सेन एवं महाकांतर नरेश व्याघ्रराज को परास्त किया था, इसका प्रमाण का स्रोत क्या है? तो ये जो पता है आप लोगों को कि जो समुद्रगुप्त था उसने हमारे छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को परास्त किया था। एक जो महेंद्र सेन है ये वाकाटक वंश का शासक था, और कहाँ शासन करता था, ये कोसल क्षेत्र में शासन करता था। और जो व्याघ्रराज है जो कि नल वंश का शासक था, और ये महाकांतर क्षेत्र में शासन करता था। जो आज का बस्तर है, दंडकारण्य है, उसको उस समय महाकांतर के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों ही शासकों को समुद्रगुप्त ने परास्त किया, और परास्त करने के पश्चात उनको उनका राज्य लौटा दिया। तो इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है भाई, इसका प्रूफ क्या है? भाई आज के समय में भी हमारी जो गवर्नमेंट कोई काम करती है, अच्छा काम भी करती है, तो लोग जो है सवाल उठाते हैं भाई सबूत दिखाओ। तो इसका सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पुरातात्विक प्रमाण। पुरातात्विक, देखो हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, अभिलेखीय प्रमाण। तो ये जो समुद्रगुप्त द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकों को परास्त करने के विषय में किस टाइप का प्रमाण हमको मिलता है, तो पुरातात्विक प्रमाण मतलब कि कोई मंदिर है, कोई आपका बिल्डिंग है, या कुछ भी सामान है, वो पुरातात्विक प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कोई चीज मिला है क्या जिससे ये पता चले? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। और किसी भी साहित्यिक कृति में भी इस चीज का जिक्र नहीं मिलता है। किसी पुस्तक में, प्राचीन पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। और किसी भी विदेशी यात्री ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। जो वेनसोंग आया था उसने नहीं किया है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है अभिलेखीय प्रमाण, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, इसको लिखने वाला था हरिसेन। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त के आदेश पर। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के तमाम विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। ऐसा जिक्र है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया, और उसके बाद उसने दक्षिणापथ मतलब कि दक्षिण को जाने वाले रास्ते से होते हुए दक्षिण की ओर गया और उस तरफ के तमाम राजाओं को परास्त किया। दक्षिणापथ के 12 शासकों को परास्त करने का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। बाकायदा उनका नाम दिया हुआ है, उन राजाओं के नाम दिए हुए हैं, उन राजाओं के राज्यों का नाम भी दिया हुआ है। मतलब कि दक्षिणापथ, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसी दक्षिणापथ में आता है। तो इस दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया, और इसका उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। टोटल 12 राजाओं के नाम, उनके राज्यों के नाम। तो इन्हीं 12 राजाओं में से महेंद्र सेन और व्याघ्रराज भी शामिल है। तो कहां से ये जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे तो वहां आपको अभिलेखीय प्रमाण लगाना है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वह स्थल कौन सा है जो भारत के एक शास्त्रीय नृत्य के संपोषण के लिए कार्यरत है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भारत के किसी एक शास्त्रीय नृत्य के संपोषण मतलब उसके विकास उत्थान के लिए वो काम करता है। शास्त्रीय नृत्य ये क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य मतलब जो कि शास्त्रों से संबद्ध हो, मतलब कि थोड़ा सा धर्म वगैरह से जुड़ा हुआ हो, जो थोड़ा सा पुराना हो और शास्त्र सम्मत हो, इस टाइप से। तो हमारे भारत में कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कि उत्तर भारत में कथक नृत्य ये है, उसके बाद उड़ीसा में ओडिसी है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी ना
हाँ शायद कुचिपुड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में आपका कथकली, और उसके बाद कर्नाटक में यक्षगान। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इन्हीं शास्त्रीय नृत्यों में से हमारे छत्तीसगढ़ में किस स्थान में किसी एक शास्त्रीय नृत्य के विकास के संदर्भ में कार्य किया जाता है, मतलब कि वहाँ पर जो भी कलाकार हैं उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते हैं, तो उस स्थान का आपको चयन करना है। खैरागढ़ की अगर हम लोग बात करें, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, ये भी जो है ना कला, संगीत, इन सब चीजों को के विकास के लिए काम करता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, जिसको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। तो खैरागढ़ में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो है इस मतलब जो शास्त्रीय नृत्य है उसके संदर्भ में, हालांकि यहाँ पर भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। दूसरा दिया है रायपुर। भाई रायपुर में तो ऐसा कोई चीज़ जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं है। हाँ, छोटा मोटा जो संगीत महाविद्यालय इस टाइप की चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कोई वृहद स्तर पर नहीं है। दूसरा अगला बोल रहा है रायगढ़, तो इसका आंसर रायगढ़ ही है। रायगढ़ जो कि कथक के लिए जाना जाता है, कथक। बस्तर की अगर हम लोग बात करें तो बस्तर में भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रायगढ़। तो देखो रायगढ़ में कथक जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत से संबंधित है ये, तो कथक के विकास के लिए, उन्नयन के लिए, और जो भी कथक नृत्य को करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी काम किया गया है। और जो रायगढ़ है वो ब्रिटिश काल में रियासत हुआ करता था। यहाँ के एक राजा हुए महाराजा चक्रधर, जो कि कथक के प्रति बहुत ज़्यादा कथक से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने अपने यहाँ कथक को काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और उनके समय में ही, महाराजा चक्रधर के समय में ही कथक घराने का जन्म हुआ। देखो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ना, इससे संबंधित हमारे भारत में 3 घराने प्रचलित है। एक तो आपकी राजस्थान में जयपुर घराना, दूसरा उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराना, तीसरा उत्तर प्रदेश में ही बनारस घराना, और चौथा नाम मिलता है रायगढ़ में। और जो रायगढ़ का कथक घराना है ये सबसे नया है। तो ध्यान रखेंगे टोटल 4 हैं, लेकिन जो वृहद स्तर पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो 3 है। उसमें जो है रायगढ़ को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन रायगढ़ भी जो है चौथा कथक घराना है, और ये काफी नया है। महाराजा चक्रधर के समय में ये अस्तित्व में आया, और तब से लेकर के अब तक कथक को लेकर के काफी कुछ इसमें काम हुआ है। और रायगढ़ में ही प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के कला, संगीत, उन सब चीजों को जो है वहां पर क्या कहते हैं, मंचन किया जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन ना इसी टाइप से ऐसे ही घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को अभी जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तेलिन घाटी किन अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो तेलिन घाटी कोई घाटी है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, कुर्शेल घाटी है, चिल्फी घाटी है, केसकाल घाटी है, तो वैसे ही कोई तेलिन घाटी है। तो बताना है कि ये जो तेलिन घाटी है किन अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो अपवाह तंत्र दिया है, अपवाह तंत्र मतलब जो नदी अपवाह तंत्र है ना, जैसे मान लो कोई एक नदी है, ये महानदी है, तो महानदी में आपकी पैरी भी मिलती है, सोंढूर भी मिलती है, दूध नदी भी मिलती है, उसके बाद आपकी कोडार नदी, सूखा नदी, ये सब मिलती है। इधर ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ईब नदी, केलो नदी, हसदेव नदी, इधर आपका शिवनाथ नदी। वहीं अगर हम लोग बात करें तो शिवनाथ नदी में भी तमाम दूसरी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है। तो ये जो नदियों का जो जाल होता है वही क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। वहीं अगर मैं बात करूं, ये आपका एक, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, यहां पर मैं एक अपवाह तंत्र बना लेता हूं। मान लो ये महानदी है, ये महानदी है, उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियों की भी सहायक नदियां, ये एक अपवाह तंत्र हुआ जो सीधे सागर में जाकर के मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरी अपवाह तंत्र होगी, मान लो इधर कोई अपवाह तंत्र है और उसकी सहायक नदियां ये, उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां ये, ऐसे, तो ये अपवाह तंत्र, 2 अपवाह तंत्र है। अब देखिए यहां क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, दोनों अपवाह तंत्र के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहां पर
अगर कोई नदी का उद्गम होता है तो वो भाई इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो इसको ही रोकने के लिए जो बीच में जो क्षेत्र होगा, जो ऊंचा क्षेत्र होगा, वही क्या कहलाता है, जल विभाजक। तो ये दो अपवाह तंत्र हुए, ये अपवाह तंत्र, और दो अपवाह तंत्र के बीच में कोई ऊंचा स्थल, वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक। तो तेलिन घाटी जो थोड़ी सी मतलब घाटी होगा या फिर थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ वाला एरिया होगा, तो ये किन अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र। देखो नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र की हम लोग अगर बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिम में जो राजनांदगांव कवर्धा क्षेत्र की कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि नर्मदा नदी में मिलती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ भाग जो है नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत भी आता है, लेकिन इन दोनों के बीच जल विभाजक की भूमिका कार्य, जो जल विभाजक की भूमिका मैकल पर्वत श्रृंखला द्वारा किया जाता है। तो तेलिन घाटी यहाँ आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा दिया है महानदी और सोन नदी अपवाह तंत्र, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। उसके बाद दिया है महानदी और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, तो यही आपका राइट आंसर है। देखो जो तेलिन घाटी है ना, ये आपके जो केशकाल घाटी के समानांतर ही एक घाटी है जिसको तेलिन घाटी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही प्रसिद्ध ये घाटी है तेलिन घाटी। तो ये जो है महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच एक जल विभाजक की भूमिका निभाती है, मतलब कि दोनों के बीच एक ऊपर उठा हुआ क्षेत्र हम लोग ऐसे मान सकते हैं। तो देखिए जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग में अर्थात बस्तर संभाग, जो दंडकारण्य का पठार है, वहां पर जितनी भी नदियां प्रवाहित होती है वे सब के सब गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जैसे कि इंद्रावती नदी हो गया, सबरी नदी हो गया, ये सब जो है गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। और गोदावरी नदी कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। तो तेलिन घाटी याद रखना है आप लोगों को, ये महानदी और गोदावरी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। यही इसका आंसर केशकाल घाटी भी हो सकता है। तेलिन घाटी के स्थान पर केशकाल घाटी भी आप लोगों को मिल सकता है, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती और सबरी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंबूरा किस लोकगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो तंबूरा कोई वाद्य यंत्र है, मतलब कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तंबूरा। तो आपको बताना है कि तंबूरा का प्रयोग किस लोकगीत में किया जाता है। तो नीचे दिया हुआ है पंथी, सुआ नृत्य, पंडवानी, ददरिया। अगर हम लोग पंथी नृत्य की बात करें तो ये सतनामी भाइयों द्वारा किया जाता है, मतलब कि सतनामी पंथ से संबंधित है पंथी नृत्य। लेकिन जो पंथी नृत्य है यहाँ पर तंबूरा जैसे किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो पंथी है ना, यहाँ पर मांदर, झांझ, ये सब जो है ना प्रमुख वाद्य यंत्र हैं किसके, पंथी के। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है सुआ। तो देखो जो सुआ नृत्य है ये दीपावली के समय किया जाता है। सुआ नृत्य देखो जो पंथी है ना, ये नृत्य भी है गीत भी है। वैसे ही सुआ नृत्य भी है गीत भी है, मतलब उसमें नृत्य भी होगा गीत भी होगा। तो ये दोनों में ही लिया जाता है, गीत में भी और नृत्य में भी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पंथी गीत भी गाते हैं ना, पंथी जब नृत्य होता है तो गीत भी गाते हैं। उसके बाद जब सुआ भी होगा तो नाचेंगे भी और गाएंगे भी। तो जो सुआ गीत है, अगर मैं बात करूं सुआ गीत की, जो सुआ नृत्य है वो दीपावली के समय होता है। जो छत्तीसगढ़ की जो बालिकाएं हैं वो जो है सुआ नृत्य करती हैं। तो जो सुआ नृत्य है उसमें जो गीत गाया जाता है उसमें किसी प्रकार के कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सुआ नृत्य है उसमें क्या होता है, जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो नाचते समय ना ताली बजाती हैं मेरे ख्याल से। तो किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र इसमें नहीं होता है, बस वो गाना गाएंगी, तरी हरी नाना मोर सुहागा इस टाइप से, लेकिन कोई वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं लाया जाता है। तो ये दोनों तो आपके आंसर नहीं होंगे। अगला दिया है पंडवानी। तो देखो पंडवानी इसी का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र आपका तंबूरा है। तो इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ददरिया को देख लेते हैं। अगर मैं ददरिया की बात करूं, जो कि छत्तीसगढ़ में जो लोकगीत है, लोकगीतों का राजा बोला जाता है किसको, ददरिया को। प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि किस छत्तीसगढ़ी लोकगीत को लोकगीतों का राजा बोला जाता है, तो वो है ददरिया। और ये जो है ना ददरिया, ये श्रृंगार परक गीत है। श्रृंगार परक गीत मतलब कि इसको प्रणय गीत भी बोला जाता है। ये युवाओं द्वारा गाया जाता है, छत्तीसगढ़ के जो युवक युवतियां हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है। और ये जो ददरिया है इसको श्रृंगार परक गीत बोला जाता है, लोकगीतों का राजा बोला जाता है।
है और इसको गाने का कोई विशेष अवसर नहीं होता है, मतलब कि युवा मन जब भी मन करे ददरिया हो जाए इस टाइप से। और इसमें भी ना किसी प्रकार के कोई विशेष वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बस गीत जो है गुनगुनाओ हो गया ददरिया इस टाइप से। तो हम लोग अपने आंसर की तरफ आते हैं। तो पंडवानी में जो है ना प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में आपके तंबूरा का प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं पंडवानी के संबंध में। तो पंडवानी में क्या है कि ये महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। पंडवानी महाभारत की जो कथा है उसी को सुनाया जाता है ना पंडवानी में। ये इसमें क्या होता है कि जो नायक है पंडवानी में उसमें भीम नायक है, जबकि असल जो महाभारत है उसमें अर्जुन नायक है। लेकिन यहाँ पर जो है नायक कौन है, भीम है, और नायिका कौन है, द्रौपदी है। तो महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप क्या है अगर कभी पूछा जाए तो पंडवानी है। नायक याद रखेंगे भीम, भीमसेन, और नायिका है द्रौपदी। और यहाँ पर जो दोहे चौपाई पढ़े जाते हैं ना पंडवानी, आप लोगों ने सुना होगा, जो तीजन बाई जी हैं, झाड़ू राम देवांगन जी हैं, रितु वर्मा जी हैं, ये तीनों जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायक हैं। मतलब इन्होंने ना पूरे मतलब भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी पंडवानी का कार्यक्रम किया है। तो इनके नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो दोहे चौपाई गाए जाते हैं वो सबल सिंह चौहान द्वारा लिखे गए हैं। सबल सिंह चौहान। तो ये भी पूछा गया है कि पंडवानी में किनके लिखे दोहे चौपाई गाए जाते हैं। तो सबल सिंह चौहान द्वारा लिखे गए जो दोहे चौपाई हैं उनको गाया जाता है इसमें। और इसको भी ना गाने का कोई स्पेशल समय नहीं होता है, मतलब जब भी मन करे पंडवानी हो जाए इस टाइप से। और इसमें ना एक व्यक्ति होता है जिसको बोला जाता है रागी। रागी जो कि पंडवानी का जो कार्यक्रम चल रहा होता है तो पीछे ये बैठा हुआ होता है रागी। इसका काम क्या होता है, हुंकार भरना। जो पंडवानी गायक है वो जो है बीच बीच में एक तरह से सवाल पूछे टाइप का कुछ करेगा तो पीछे से वो जो है हाउ जी बोलता जाएगा। तो ये रागी बोला जाता है इसको, हुंकार भरने वाला। तो ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना वो सब चीजें लगभग पूछी गई है, और नहीं पूछी गई है तो भाई पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे हर चीज को। तो ये आप लोग पंडवानी के संबंध में इतनी बातें याद रखिएगा। और तंबूरा इसमें जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। तंबूरा के अलावा ना एक और वाद्य यंत्र है जो प्रमुखतः प्रयोग में लाया जाता है, करताल। और इन सब के अलावा और भी दूसरे जो ढोलक मंजीरा वो सब चीजों का भी प्रयोग होता है, ढोलक वगैरह का भी। बाकी आपका जो करताल है, तंबूरा है, ये जो है सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जो तंबूरा है ना वो गायक के पास होता है। आप लोगों ने देखा होगा तीजन बाई जो है एक तंबूरा पकड़े हुए होती है ना, जो क्या कहते हैं सितार के टाइप का होता है तंबूरा। तो वो जो है तीजन बाई के हाथ में होता है, उसको वो बजाते हुए गाती हैं। तो तंबूरा ये भी पूछा गया है कि जो गायक के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है, तो तंबूरा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। तो नीचे कुछ दिया हुआ है तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है अस्पृश्यता आंदोलन के जनक। तो अस्पृश्यता आंदोलन, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता, तो इस शब्द को समझिए। अस्पृश्यता मतलब होता है जो अस्पृश्य हो, मतलब छूने योग्य ना हो। अस्पृश्य मतलब अस्पृश्य मतलब कि अस्पर्श, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब जो छूने योग्य ना हो इस टाइप से। तो इसका जो है सीधा सीधा जो अर्थ निकलेगा छुआछूत। छुआछूत मतलब कि जो तुम हरिजन हो, तुम जो है नीच जाति के हो, तुमको हम नहीं छू सकते, इस टाइप की चीज। तो इस तरह का जो आंदोलन है इसका उद्धार करने का जो प्रयास है हमारे छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा किया गया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। तो अस्पृश्यता आंदोलन के जनक कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। उस पर दिया है सामाजिक क्रांति के जनक, बीच में स्पेस आना था, माफी चाहूंगा। सामाजिक क्रांति के जनक, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्रांति के जनक कौन है, गुरु घासीदास जी। सामाजिक क्रांति में भी वही जो सामाजिक भेदभाव है कि तुम जो है नीची जाति के हो तो तुम जो है हम ऊंची जाति वाले के साथ नहीं बैठ सकते, इस टाइप की जो चीजें हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इस टाइप से। तो जो सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जो सामाजिक क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हुई उसके जनक गुरु घासीदास जी को माना जाता है। उस पर तीसरा दिया हुआ है सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित रविशंकर शुक्ल। यही गलत है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसके जनक नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन हो या फिर मजदूर आंदोलन हो, इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है राजनांदगांव रियासत के ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। इन्होंने ही हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन मतलब जो सहकारिता है उसको शुरू किया। इसके अलावा
राजनांदगांव में जो बीएनसी मिल मजदूर बीएनसी मिल है ना राजनांदगांव में, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो यहाँ के जो मजदूर थे उनके ऊपर काफी शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। तो जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने इन सब चीजों को देखा तो उन्होंने मजदूरों को एकजुट किया, उनको प्रेरित किया कि वो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो सहकारिता आंदोलन और मजदूर आंदोलन के प्रणेता हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, मतलब सी स। इस बार चौथा भी देख लेते हैं, किसान आंदोलन के जनक। तो किसान आंदोलन की बात आए ना माफी चाहूंगा तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का नाम उसमें आएगा। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया था, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों के उत्थान के लिए भी काफी काम किया था। तो किसान आंदोलन के जनक या प्रणेता छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को माना जाता है। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन नहीं है? ये क्या सही नहीं है, ये होना था, माफी चाहूंगा, यहाँ सही लिखना था। आज बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, माफी चाहूंगा, अगले वीडियो से कोशिश करूंगा कि इतना मिस्टेक ना हो। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि सन 1889 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र का पंजीयन हुआ। दूसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे जी थे। तो अधिकतर लोगों को तो पता ही होगा, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे जी थे। उसके बाद तीसरा बोल रहा है महाकौशल छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक पत्रिका थी। तो ये भी अधिकतर लोगों को पता होगा कि जो महाकौशल है छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक पत्रिका थी। तो यहाँ पर सही नहीं है क्या? इसका करना क्या था? अरे माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। खैर देख लेते हैं, क्योंकि जो पॉइंट आए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें ना तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही है। बाकी जो कूट है ना, मैंने यहाँ नहीं डाला है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपके काम आएगा। तो 1889 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र का पंजीयन हुआ। तो देखो ये जो कथन है ना, 1889 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र का पंजीयन हुआ, बिल्कुल ये सही है। 1889 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले समाचार पत्र का पंजीयन हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र सन 1900 में माधवराव सप्रे जी द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र था, सन 1900 में। तो ये 1889 की बात कहां से आ गई? तो देखिए यहाँ जो कथन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि 1889 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र का पंजीयन हुआ। पंजीयन न कि प्रकाशन, पंजीयन हुआ कब? 1889 में। किसने किया था? तो भगवान दीप, नाम याद रखेंगे, भगवान दीप। पूछा गया है भगवान दीप। इन्होंने जो है 1889 में एक समाचार पत्र जिसका नाम था प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी, ये समाचार पत्र का नाम था प्रजा हितैषी, जो कि साप्ताहिक होना था। कैसे होना था? साप्ताहिक, मतलब कि सप्ताह में निकलना था, महीने में 4 बार, सप्ताह में 1 बार। तो भगवान दीप द्वारा अपने समाचार पत्र प्रजा हितैषी, जो कि साप्ताहिक थी, 1889 में राजनांदगांव से पंजीयन करवाया गया। कहां से? राजनांदगांव से। सभी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो राजनांदगांव से ये जो है पंजीयन करवाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो समाचार पत्र था प्रजा हितैषी, ये प्रकाशित नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पंजीयन होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ का वह समाचार पत्र कौन सा था जो सबसे पहले पंजीकृत हुआ, तो वो था 1889 में राजनांदगांव से भगवान दीप द्वारा पंजीकृत किया गया प्रजा हितैषी, जो कि साप्ताहिक निकलना था, सप्ताह में 1 बार, जो कि नहीं हो पाया, कुछ भी हुआ होगा। दूसरा जो पॉइंट दिया है, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे जी थे। जी हाँ बिल्कुल, ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है, सन 1900 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ और 1903 तक ये जो है लगातार प्रकाशित होता रहा। और छत्तीसगढ़ मित्र जो है ना मासिक था, वही प्रजा हितैषी वो साप्ताहिक था, सप्ताह में 1 आना था, महीने में 4 आना था। जबकि छत्तीसगढ़ मित्र ये मासिक था, महीने में 1 बार प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन बिलासपुर के पेंड्रा रोड से
होता था। बिलासपुर के पेंड्रा रोड जो है स्थान का नाम है, और अभी तो गौरेला पेंड्रा मरवाही एक अलग जिला भी बन गया है। तो पेंड्रा रोड से इसका प्रकाशन होता था माधवराव सप्रे जी के द्वारा। तो ये छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। वही पंजीकृत होने वाला पहला समाचार पत्र प्रजा हितैषी है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है तीसरा, महाकौशल छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक पत्रिका थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो महाकौशल है ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक पत्रिका थी। दैनिक मतलब क्या, रोज प्रकाशित होने वाली पत्रिका। कब प्रकाशन शुरू हुआ था, तो 1951। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में ना 1951 से पहले कोई भी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था। तो 1951 में पहली बार महाकौशल जो है दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ। कहां से, तो रायपुर से। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज ध्यान रखेंगे कि 1951 से पहले तक छत्तीसगढ़ में कोई भी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था। तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रोज समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे शहरों में, छत्तीसगढ़ के बाहर, चाहे वो नागपुर हो, जबलपुर हो, जो दूसरे शहरों से जो दैनिक समाचार पत्र होते थे वो हमारे यहाँ उपलब्ध होते थे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से पहली बार दैनिक समाचार पत्र 1951 में रायपुर से महाकौशल के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ। अच्छा, ये जो महाकौशल है ना, ये पहले से प्रकाशित होता था 1936 से, 1936 से। लेकिन 1936 से लेकर के 1951 तक ये जो समाचार पत्र है ये साप्ताहिक निकलता था, और 1951 में इसको जो है दैनिक किया गया। तो 1951 में किसके द्वारा इसको दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया, तो रविशंकर शुक्ल जी के विषय में 1951 में। वहीं 1936 में साप्ताहिक के रूप में अंबिका चरण शुक्ल जी द्वारा शुरू किया गया था। तो सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तो मतलब इसका कूट मैं नहीं बना पाया। अगला देखते हैं। ये मैंने ग्राम पंचायत जो हमारे CGPSC में काफ़ी पूछा जाता है, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, इन सब चीज़ों से, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखते हैं। ग्राम सभा के बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नीचे कुछ कथन दिया हुआ है ग्राम सभा के बैठक के संबंध में, तो देख लेते हैं। अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। बिल्कुल सही है, सरपंच ही उसकी अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा की। दूसरा बोल रहा है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा, मतलब मान लो सरपंच अगर नहीं है, गांव में नहीं है, बीमार है, मतलब कुछ भी कारण से अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच ये जो है ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है दोनों की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच द्वारा। तो देखो, दोनों की अनुपस्थिति, मान लो सरपंच बीमार है, उप सरपंच जो है गांव से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में कौन ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा? तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है वरिष्ठतम पंच। पंच मतलब क्या होता है? ये सरपंच के साथ ही चुना जाता है ना पंच, जनता द्वारा। जो गांव है, जो ग्राम पंचायत है, उसको विभिन्न वार्डों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड से एक एक पंच का चुनाव किया जाता है, जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, और इन्हीं पंचों में से एक उप सरपंच चुना जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों जो हैं अनुपस्थित है, तो वैसी स्थिति में जो सबसे वरिष्ठतम पंच होगा वो ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। क्या ये सही है? गलत है। ये गलत है। जो पंच है, मतलब कि वरिष्ठतम पंच, उसको ग्राम सभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, मतलब कि जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता वो नहीं करेगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? द देख लेते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में, मतलब कि सरपंच और उप सरपंच दोनों ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जो पंच है ना, उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे, ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है? गांव का प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से अधिक हो, वोट देता हो, तो वो जो है ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो वो लोग जो है आपस में तय करेंगे कि भाई सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे, जो ग्राम सभा जो भी लोग वहां उपस्थित होंगे, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति को वो लोग चुन सकते हैं ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। तो ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, इन सब से ना क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन लोग शामिल करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प होती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक पर्व कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक कृषि प्रधान
क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोला जाता है। लेकिन धान का कटोरा बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे राज्य में दूसरे राज्यों की तुलना में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है, नहीं होता है ना। धान का कटोरा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो महानदी बेसिन है हमारा, जो छत्तीसगढ़ है, कुछ इस टाइप से है। तो जो महानदी बेसिन है, जो बीच वाला जो भाग है, ये एक तरह से मैदानी वाला भाग है। इसके उत्तर में पूरा पहाड़ी वाला एरिया है सरगुजा, दक्षिण में भी पहाड़ी वाला एरिया है, बस्तर, दंडकारण्य का पठार, और इस तरफ आपका मैकल पर्वत श्रृंखला है, और इस तरफ भी ना कुछ हल्का सा पहाड़ वगैरह हैं। तो बीच में जो ये मैदान बनता है वो एक तरह से कटोरे के रूप में आ जाता है। कटोरा ऐसा होता है ना, तो कुछ वैसे ही टाइप से होता है, और यहाँ पर जो है धान उत्पादित तो होता है, बहुत ज्यादा धान उत्पादन होता है, इसी कारण इसको धान का कटोरा बोला जाता है। लेकिन दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन उतना अधिक नहीं होता है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर धान जो है बहुत ज्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं, उनके द्वारा बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। जो लोक पर्व है ना, अधिकतर जो लोक पर्व है वो कृषि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो नीचे 4 लोक पर्व दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि भाई कौन सा लोक पर्व कृषकों के द्वारा या फिर कृषि से संबंधित नहीं है। तो हरेली, तो देखो भैया, हरेली जो कि सावन मास के अमावस को मनाया जाता है, सावन अमावस्या के दिन, ये किसानों का मतलब खास त्योहार है, कृषि से संबंधित है, खेतीबाड़ी से संबंधित है। किसान क्या करते हैं, हरेली में जो उनके कृषि संबंधी उपकरण होते हैं, चाहे वो हल हो, जो भी उनके पास कृषि संबंधी उपकरण है, उसकी पूजा की जाती है। कब? हरेली त्योहार में। तो भाई ये तो बिल्कुल कृषि से संबंधित पर्व है। दूसरा दिया है हरतालिका। हरतालिका में क्या होता है, इसमें जो विवाहित स्त्रियां होती है अपने मायके जाती है और अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है। तो क्या ये कृषि से संबंधित है? हालांकि जो कृषक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषक हैं, उनके द्वारा हरतालिका मनाया जाता है। तीज कब मनाया जाता है? तीज भादो शुक्ल पक्ष अमावस्या को मनाते हैं ना, तीज भादो शुक्ल पक्ष अमावस्या के दिन तीज मनाया जाता है। लेकिन कृषक जो किसान है वो लोग भी तीज मनाते हैं। लेकिन ये जो तीज है, क्या ये कृषि से संबंधित है? नहीं है, ये कृषि से संबंधित नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा। कौन सा? कृषि से संबंधित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हरतालिका तीज कब मनाया जाता है? तो भादो अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज अथवा हरतालिका मनाया जाता है, जिसमें पत्नियां अपने पति के लंबी आयु के लिए पूजा करती है। जैसे वो होता है ना करवा चौथ, तो उसी टाइप से ये भी होता है। तो अगले ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। आखा तीज, देखो ये आखा तीज जो है ना, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। अब यहाँ तीज दिया हुआ है तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें भी जो है पति के लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। देखो आखा तीज, इसको ना अक्ति के नाम से भी जाना जाता है, अक्ति, अथवा इसी को बोला जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, इस पर्व में ना, इस पर्व को मना करके किसान बीज बोने का कार्य शुरू करता है। इस पर्व को मनाएगा, उस बाद बीज बोने का कार्य शुरू करेगा। तो ये भी जो है कृषि से संबंधित है, मतलब बीज बोने होने का जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। ये भी छेरछेरा, छेरछेरा जो कि काफ़ी मतलब लोकप्रिय है हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये कब मनाया जाता है? तो पौष मास के पूर्णिमा में। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? पौष माह ही चल रहा है, पौष चल रहा है ना अभी, तो कुछ ही दिनों में छेरछेरा शुरू होने वाला है। तो छेरछेरा में क्या होता है कि इस समय तक ना, मतलब पौष माह तक जो अनाज है वो आपके क्या कहते हैं, खेतों से कट करके घरों में आ चुका होता है, खलिहानों में आ चुका होता है। और जो अनाज है उसको जो है पूरा साफ वगैरह भी कर दिया गया होता है। मतलब कि जो क्या कहते हैं उसका जो क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जो मिडाई गुड़ाई जो होता है, तो वो सारा कुछ जो है कंप्लीट हो चुका होता है। और जो धान है, अनाज है, वो जो है सुरक्षित बोरों में भर करके या जिस भी चीज़ में रखते हैं, तो वो पूरा जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुका होता है। तो सारा काम जो है निपट चुका होता है, घर जो है अनाज से भर चुका होता है। तो ऐसे समय में ये छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप बना बना करके घरों में जाते हैं, छेरछेरा वाला गीत गाते हैं कि
माई कोठी के धान ला हेर हेरा, इस टाइप से। और वो जो गृह स्वामी होता है, जो घर का जो स्वामी होता है, वो फिर बच्चों को अनाज देता है। क्या देता है? अनाज। तो ये भी जो है कृषि से ही संबंधित एक पर्व है। मतलब कि किसान के यहाँ नया अनाज आ गया, खेतों से जो है अनाज कट करके घर में आ गया, उसको उसने संग्रहित करके रख दिया, तो उसके बाद ये वाला पर्व मनाया जाता है। और जो किसान है उस अनाज को दान करता है। तो ये एक तरह से ना ये है कि दान पुण्य करना है, इस टाइप की चीज को ये दर्शाता है। तो छेरछेरा भी जो है कृषि से जुड़ा हुआ एक पर्व है। तो यहां आपका आंसर जो है हरताली का होगा। इसके अलावा हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के दूसरे कृषि संबंधी पर्वों की अगर हम लोग बात करें तो एक आप लोग ध्यान रखेंगे पोला। पोला पोला जो कि भादो अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। ये भी जो है कृषि से संबंधित पर्व है। इसमें क्या होता है पोला में, इस समय तक ना पोला जब भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है ना, तो भाद्रपद मास तक खेतों में जो अनाज है ना वो पकना शुरू हो चुका होता है, पकना शुरू हो चुका होता है। तो इसी समय किसान जो है पोला पर्व मनाते हैं। और जो बैल होते हैं, बैल चूंकि किसान का सबसे प्रमुख साथी होता है, तो बैल की पूजा की जाती है। मिट्टी का बैल तैयार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। बैल दौड़ के आयोजन होते हैं। तो ये पोला भी कृषि से संबंधित पर्व है। इसको बस्तर क्षेत्र में नवाखानी बोला जाता है, तो वो भी जो है कृषि से संबंधित पर्व है। इसके अलावा दियारी एक त्योहार जो कि बस्तर में बहुत ज्यादा मनाया जाता है, ये भी जो है कृषि से ही संबंधित पर्व है। नए अनाज का भोग लगाया जाता है। तो ये सब पर्व जो है ना कृषि से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित है और कौन सा त्योहार जो है अलग है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कौन सी रचना वेरियर एल्विन की नहीं है? तो कई बार पूछा गया है वेरियर एल्विन के संदर्भ में प्रश्न। तो वेरियर एल्विन ये कौन थे? तो ये ना एक जो क्या कहते हैं, जो समाज शास्त्री होते हैं ना, नृतप शास्त्री बोलते हैं। क्या इसको? नृतप शास्त्री। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको बताइएगा आप लोग? नृतप शास्त्री, जो कि जो जनजातियां हैं, जो समाज है, उसका अध्ययन करते हैं। तो जो वेरियर एल्विन थे उसी टाइप के व्यक्ति थे। ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ के आदिवासियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। स्पेशली जो बस्तर के जो गोंड हैं, मुरिया हैं, बुझमाड़िया हैं, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक वेरियर एल्विन साहब की नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी पुस्तक वेरियर एल्विन की नहीं है। तो पहला दिया हुआ है द बैगाज। तो जो द बैगाज है ना, ये वेरियर एल्विन की है। उसके बाद दिया है द गौर। अच्छा, दो जो बैगाज है ना, बैगाज मतलब जो बैगा जनजाति जो आपके राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली क्षेत्र में जो पाए जाते हैं ना बैगा जनजाति, तो उनके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च किया था और पुस्तक लिखा था द बैगाज। उसके बाद द गौर। द गौर ये जो है ना, द गौर ये भी वेरियर एल्विन की रचना है और ये ना दंडामी माड़िया के ऊपर लिखा गया है। दंडामी माड़िया, और दंडामी माड़िया द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको गौर नृत्य कहा जाता है। गौर नृत्य, उसमें क्या होता है, जो नर्तक हैं, जो पुरुष हैं, वो अपने सिर में गौर नामक पशु के सींग से बने मुकुट को धारण करता है। वहीं जो युवतियां होती हैं वो एक लोहे का छड़ जिसको तिरुड़ बोला जाता है उसको पकड़े हुई होती है और उसको जमीन में ठोकते रहती हैं। क्या? तिरुड़। तो इस नृत्य का इन्होंने जिक्र किया है द गौर में, और इसको विश्व का सबसे सर्वोत्तम नृत्य भी बताया है। विश्व का सर्वोत्तम नृत्य बताया है किसको? गौर नृत्य को। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है कि किसने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर सर्वोत्तम नृत्य कहा है, तो वेरियर एल्विन ने। द गौर भी इसकी रचना है। अगला दिया है मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये वेरियर एल्विन की सबसे प्रसिद्ध रचना है और इस पुस्तक ने ना मुड़िया एंड देयर घोटुल पूरी दुनिया में एक तरह से बस्तर का जो कल्चर है उसको पूरा फेमस कर दिया था। स्पेशली जो घोटुल परंपरा है उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल ये भी वेरियर एल्विन की है। उसके बाद जो चौथा दिया है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये ना जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। किनकी? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये इसने लिखा है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका आंसर जो है द हो जाएगा। अच्छा, वेरियर एल्विन की ना एक और रचना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, द अगरिया। अगरिया हमारे छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जो कि लोहे के संबंध में काम करती है ना, लोहे से जुड़ा हुआ काम। तो अगरिया जनजाति के ऊपर भी वेरियर एल्विन ने रिसर्च किया और द अगरिया लिखा। तो वेरियर एल्विन की 4 पुस्तकें, द बैगाज, द गौर,
मुड़िया एंड देयर घोटुल और द अगरिया। घोटुल के संबंध में कहाँ लिखा है, तो मुड़िया एंड देयर घोटुल में। और ये जो है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जनजातियों के संबंध में कुछ और पुस्तकें लिखी गई है, उसके संबंध में भी हम लोग जान लेते हैं। बिरहोर जनजाति पर, बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर लिखा किसके द्वारा, एस.सी. रॉय द्वारा, एस.सी. रॉय, द बिरहोर। उसके बाद कमार जनजाति पर द कमार किसने लिखा है, तो श्याम चरण दुबे। द कमार किसने लिखा है, श्याम चरण दुबे। याद रखेंगे, श्याम चरण दुबे अथवा एस.सी. दुबे, द कमार। उसके बाद एक और रचना है ट्राइबल इकोनॉमी। ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखा है, दयाशंकर नाग ने। तो ये आप लोग तमाम पुस्तकों के विषय में याद रखेंगे, पूछा जाता है ये ट्राइबल मतलब जनजातियों के संदर्भ में जो भी पुस्तकें लिखी गई है। अच्छा, वेरियर एल्विन के संदर्भ में ना एक और बात बताई गई है कि जो वेरियर एल्विन था, मतलब जो बाद के जो विद्वान हुए हैं भारत के ही, तो उन्होंने वेरियर एल्विन की आलोचना की है कि जो वेरियर एल्विन था, ठीक है, उसने हमारे भारत के जनजातियों के संदर्भ में काफ़ी मतलब शोध किया, रिसर्च किया, किताबें लिखी और उनकी जो संस्कृति है उसको दुनिया के सामने उजागर किया। लेकिन जो वेरियर एल्विन था ना, उसने बहुत सारे जनजातीय महिलाओं के साथ विवाह किया था ताकि वो उनके साथ रह सके, उनके कल्चर को जान सके कि वो लोग रहते कैसे हैं, उनका खान पान क्या है, बोलचाल क्या है, किस तरह का उनका जीवन है। तो उसको जानने के लिए ये जो वेरियर एल्विन था, इसने बहुत सारे जनजातीय महिलाओं से विवाह किया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ ना हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है और यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं वो कैसे थे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।